हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री के एक न्यू चैप्टर का, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। ऑल्दो मैंने आप लोगों से पोलिंग के तो ये पता चला कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट टॉपिक करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर मैं ये एसिड बेस करूँ तो सिर्फ एक दिन में ये होगा एसिड्स बेसिस। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में, जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो वो सारे कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको एक महीना लग जाएगा इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कराने में। तो मैंने ये सोचा कि अगर इस टॉपिक को स्किप करते, जहाँ से हो सकता है एक मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा, अगर हम लोग बाकी 3 टॉपिक को कर लें, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, तो यहाँ से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन होगा। तो 2 क्वेश्चन करने के लिए उतना टाइम देने से अच्छा है कि हम लोग 4 क्वेश्चन पर टारगेट करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा भी नहीं है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा तो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कर पाऊँगा, बाकी टॉपिक नहीं कर पाऊँगा। तो आज से मैं टॉपिक जो शुरू कर रहा हूँ वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। और यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ, ये यहाँ तक हम लोग देखेंगे आज। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा ब्रीफ जानना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करें कि एटम क्या है। एटम इज suggested to be a smallest entity which participate in any chemical reaction। ये किसके अकॉर्डिंग था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और इसके बारे में पढ़ना नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, क्योंकि तभी आप लिंक कर पाएंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन ने यह बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल है, या सबसे छोटा एंटाइटी जो है, वो एटम है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेटर ऑन में डाल्टन का ये थ्योरी फेल हो गया, क्योंकि लोगों ने ये देखा कि एटम से भी छोटा चीज़ यहाँ एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि एटम। अच्छा, उसके बाद में एक रदरफोर्ड का थ्योरी भी आता है, जिसको हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, जहां उन्होंने क्या किया कि एटम लिया, एटम को बम्बार्ड कराया, किससे? तो अल्फा पार्टिकल से। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है। और एटम, यहाँ पर एटम का सोर्स क्या लिया उन्होंने? गोल्ड का एक पतला सा गोल्ड का थीन शीट। और इस गोल्ड के थीन शीट पर बीच में न्यूक्लियस होगा, और इन्होंने ये पास कराया अल्फा बीम। ये अल्फा के बीम क्या हुए, कुछ हो सकता है इस न्यूक्लियस से टकराएंगे, और ये टकराने के बाद में वापस आ गए, क्योंकि अल्फा भी बीम पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वापस आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी स्पेस ये पूरा का पूरा खाली था, तो ये अल्फा बीम पूरा का पूरा पास कर गया। ये पूरा का पूरा इस तरीके से इस कॉइल से पास कर गया। इसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने कुछ एजम्पशंस दिए। पहला कि कोई भी एटम, कोई भी जो शीट है वो एटम से बना हुआ, मल्टीपल, ये गोल्ड थीन शीट मल्टीपल एटम से बना हुआ है, और एटम के सेंटर में इज हैविंग कॉल्ड न्यूक्लियस which is made up of positive charge। क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल जब उससे टकरा रहा था तो वापस आ जा रहा था। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम, क्योंकि एक ही 2 रे वापस आ रहे थे, बाकी सारे रे क्या हो रहा था, ये पास कर जा रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज बहुत सेंटर में थोड़े से जगह पर लोकेटेड है। उसके बाद most of space is
एम्प्टी को इन्होंने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, जहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट हो अदर देन न्यूक्लियस, उस स्पेस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कह रहे हैं। लेटर ऑन में देखा गया कि यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, या इसी को हम लोग शेल कहते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहेंगे। लेटर ऑन में ये प्रूफ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक हमारा सोलर सिस्टम जहाँ पर सेंटर में सन है, तो सन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। उसी तरीके से और सारे जो प्लेनेट होते हैं वो रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेनेट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सोलर सिस्टम की तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने बताया था। उसके बाद आते हैं मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने ये बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इज रोटेटिंग, देन इट जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये एक नया बात बताया इन्होंने कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी शेल में या एक्सिस पे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगा, और इस पार्टिकल से, इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से एनर्जी रिलीज होगा। और एनर्जी रिलीज होते, अगर ये एनर्जी रिलीज होता है तो ये फिर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी एंड फाइनली इट विल मीट और फॉल टू न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस में जाकर मीट कर जाएंगे या वहाँ पर फॉल कर जाएंगे। जैसे अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट करते 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 हो सकता है ये शेल का साइज छोटा होता तो जाकर ये मर्ज कर जाए न्यूक्लियस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कुछ अदर फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, मीन्स सम अदर phenomenon is working which is not explained by रदरफोर्ड। तो ये ड्रॉबैक था ऑफ रदरफोर्ड का, कि रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर कोई पार्टिकल रोटेट करेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होता है तो वो फॉल क्यों नहीं करेगा, क्या रीज़न है कि वो फॉल नहीं कर रहा है। तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैक्सवेल ने के बारे में ये समझना है कि मैक्सवेल ने ये प्रूव किया कि ये चार्ज कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज जनरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि वो वेव फॉर्म कर रहा है जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल लाइट हो सकता है, या फिर इसका एग्जाम्पल एक्सरे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल गामा रेडिएशन हो सकता है, इसका एग्जाम्पल रेडियो वेव हो सकता है। लाइट इज शोइंग वेव फेनोमेनन। लाइट क्या शो कर रहा है, वेव फेनोमेनन शो कर रहा है, या वेव करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। और अगर वेव करेक्टरिस्टिक्स फीचर है तो इस वाले वेव के करेक्टरिस्टिक्स फीचर होने की वजह से इनका एक फ्रिक्वेंसी होगा। अब मैं फ्रीक्वेंसी को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इसका कुछ एक एनर्जी होगा, और इसका कुछ एक वेवलेंथ होगा, और इसका कुछ एक एम्पलीट्यूड होगा। तो ये प्रूव करता है कि लाइट इज हैविंग वेव फेनोमेनन और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी के बेसिस पर मैक्सवेल ने बहुत सारे फेनोमेनन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। कौन सा फेनोमेनन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसका कैसे प्रूव कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से प्रूव कर सकते हैं, ये आपको समझना है। एग्जाम में ये सब आ सकता है। वेव फेनोमेनन ऑफ लाइट
तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल। अगर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब है कि वो वेव, लाइट वेव की प्रॉपर्टी शो करता है, तभी वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो प्रूव कर दिया इन्होंने, लेकिन देर आर सर्टेन अदर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों प्रॉपर्टी को मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल की, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट कैन हैव बोथ प्रॉपर्टी। वन इज हैविंग द वेव प्रॉपर्टी, वेव प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और दूसरा है इसका एक पार्टिकल नेचर भी है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बता दिया, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, और इसका एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस, तो यहाँ से ये फेनोमेनन समझना है। इसी को समझाने के लिए मैंने इतना सारा आपको स्टार्टिंग फ्रॉम डाल्टन से लेकर, डाल्टन थ्योरी से रदरफोर्ड के बाद में मैक्सवेल तक में समझाया, क्योंकि ये फेनोमेनन समझाना है, तो आपको ये समझना है। अब आ रहे हैं हम लोग इसी प्रॉपर्टी को, लाइट के इसी प्रॉपर्टी को, जो दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ड्वेल नेचर, जो नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर वेव पार्टिकल ड्वेलिटी। तो ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का मतलब है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, कि वेव पार्टिकल जो है, लाइट का वेव है और पार्टिकल, यानी दोनों, ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। अब हम लोग आ रहे हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में, कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है। is suggesting that light is made up of particle nature. Each particle is having fixed pocket of energy called quantum. यहाँ पर लाइट जो फॉल कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लाइट इस पर फॉल कर रहा है, तो जो लाइट फॉल कर रहा है ये एक पार्टिकल के नेचर में, मतलब एक पार्टिकल, ये पार्टिकल है सपोज, तो ये पार्टिकल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्वांटम। ये इंडिविजुअल को हम लोग क्वांटम बोल रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर क्वांटिटी के बेसिस कर रहे हैं कि एक क्वांटम हो सकता है, ये 2 क्वांटम फॉल किया, ये 3 क्वांटम फॉल किया, ये 4 क्वांटम फॉल किया। The number of particle which is falling on the object and there is a energy present in this, it is called quantum. So quantum number, quantum will be always real number. It cannot be in fraction. ये हमेशा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ये कभी भी 0.5 नहीं होगा, हाफ क्वांटम नहीं होगा, या 0.33 नहीं होगा, या 0.45 नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, या 1.5 नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। और इसी के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि एनर्जी, क्योंकि क्वांटम इज हैविंग द फिक्स्ड पॉकेट ऑफ एनर्जी, इनके पास एनर्जी है, तो ये एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं is directly proportional to, energy is directly proportional to frequency of quantum। और जब इस फ्रीक्वेंसी को, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट, h इंटू न्यू। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये क्या है? ये शो करता है कि लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर, और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल, क्योंकि ये एनर्जी जूल में है, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला जब इधर जाएगा तो ये यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को याद रखना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगर इसको किलो जूल में लिखें
तो ये हो जाएगा 6.6, इसको 10⁻³ से और करना होगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10⁻37 किलो जूल सेकेंड। ठीक है, ओके। तो ये वाला वैल्यू को अब यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि म्यू की वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी को यहाँ से लाइट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सी बाई लेमडा, ये होता है। यहाँ पर अब हम लोग इस वाले को हम लोग क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू को, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाई लेमडा। तो अगर किसी भी लाइट का मुझे, ये कोरिलेशन है, ये आप कोरिलेट कर सकते हैं वेव की, ये बोथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि लाइट, तो यहाँ पर अगर किसी लाइट का लेमडा वैल्यू दिया हुआ है तो उसकी हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर किसी लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, गिवन बाय प्लैंक्स। प्लैंक साइंटिस्ट है, इन्हीं के पास, इसीलिए इनका ऊपर में ये इक्वेशन आ गया, प्लैंक कांस्टेंट। अब यूजिंग दिस इक्वेशन Einstein has explained the reason behind photoelectric effect, कि अगर कोई मेटल सरफेस है और उस मेटल सरफेस पे कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और फिक्स फ्रीक्वेंसी फॉल करता है तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, अगर वो एनर्जी सफिशिएंट एनफ है तो यहाँ से इस एटम से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट आउट कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आउट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है बाय व्हेन लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस मेटल सरफेस, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एनर्जी ई है, E of falling light is sufficient enough to remove इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस से बाहर, इसके ऑर्बिटल से बाहर लेके जा सकता है, तो उस फेनोमेन उसको मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W से। W is a amount of energy required to remove the electron from its shell, और अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहा और उसके अलावा भी ज़्यादा एनर्जी रहा तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद में उसको थ्रो कर देगा, और थ्रो करने का मतलब है कि इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी 12mv², इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको फाइनली एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये क्या है, लाइट एनर्जी फॉल ऑन मेटल सरफेस। W क्या है, W इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम attractive force of nucleus, और काइनेटिक एनर्जी है amount of energy required to travel outside। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल गया। तो अब ये यही फॉर्मूला था, और इसी को हम लोग अल्टरनेट तरीके से कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो एनर्जी को हम लोग कैसे एक फिक्स फ्रीक्वेंसी एच न्यू, अभी जस्ट देखा, E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, या अगर उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इसको एच न्यू से कहेंगे, तो यहाँ पर एच न्यू हो गया ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फॉलिंग लाइट, W इज दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, और ये काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, 12mv²। ठीक है, अब यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू की बात आएगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू V नॉट, दिस V नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू at least overcome the attractive force of
इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस। तो इस केस में अगर मैं ये बोलूं कि ये म्यू की वैल्यू इक्वल टू म्यू नॉट हो जाए, जो लाइट फॉल कर रहा है उतना ही थोड़ा सा लाइट का एनर्जी है, उतना ही फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड से मैच कर रहा है, तो ये इजेक्ट तो हो जाएगा लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। यानी एच न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू। और इस डब्ल्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगा, एच न्यू नॉट। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एच न्यू मिनिमम अमाउंट of energy required to at least remove that attractive force between the nucleus and the electron. तो फाइनली अब फॉर्मूला क्या आ गया, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर सम टाइम एच न्यू को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल से या आयनाइजेशन एनर्जी से। ये आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट इट इज ए मिनिमम amount of energy required to remove electron from its orbital। इसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर। इसी को हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन भी बोलते हैं, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था। अब ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है क्या और इसका क्या एप्लीकेशन है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि अगर मैं पार्टिकल वेव नेचर इसको मानता हूँ तो वेव नेचर को यानी लेमडा को कंसिडर करूँ, और अगर पार्टिकल नेचर मान रहा हूँ तो इसके जो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों का, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है वो दैट वैल्यू इज रिमेन कांस्टेंट। ये एक रिलेशनशिप उन्होंने दिखा। अगर मैं मास इंटू वेलोसिटी इंटू लेमडा मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से। एच इज विच इज प्लैंक कांस्टेंट। तो मास इंटू वेलोसिटी का हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, एच इंटू लेमडा। अगर मुझे लेमडा वैल्यू मालूम है तो मैं उसका मोमेंटम फाइंड आउट कर सकता हूँ, और अगर मुझे मोमेंटम मालूम है तो उसका लेमडा वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई मास इंटू मोमेंटम वेलोसिटी मोमेंटम। तो ये वैल्यू या ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, यही रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, डी ब्रॉगली इक्वेशन। बस इसको याद रखना है, इससे कैलकुलेशन आता है। अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, विच इज हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये एक साइंटिस्ट है हाइसेनबर्ग, उन्होंने देखा अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट के बारे में, जो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव प्रॉपर्टी। इन्होंने देखा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन ये अगर ऑर्बिटल में रोटेट हो रहा है, सपोज ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये रोटेट हो रहा है, तो इसका एक किसी पार्टिकुलर टाइम में इसकी एक पोजीशन होगी, इसका एक पोजीशन होगा कहाँ पर ये रोटेट कर रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन, या फिर उसका एक मोमेंटम होगा यानी मास होगा, और वेलोसिटी होगा, किसी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, इसका कुछ मास होगा, तो इसका कुछ एक मोमेंटम होगा। तो यानी कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो या तो उसका एक पोजीशन होगा और उसका एक मोमेंटम होगा किसी एक पार्टिकल किसी एक शेल में या ऑर्बिटल में जहाँ वो रोटेट कर रहा है। अब इन्होंने क्या कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं बता सकते। अगर आप पोजीशन को कंफर्म कर रहे हो 100% कंफर्म कि ये यहाँ पर है इस पोजीशन पे, तो इसका मोमेंटम जो होगा वो अनसर्टेन हो जाएगा, यानी नॉट कंफर्म कि ये कहाँ पर है। और अगर आप मोमेंटम को 100% कंफर्म बता रहे हो तब इसका पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगा। तो दोनों कभी भी 100% कंफर्म नहीं बता सकते। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये देखा था हाइसेनबर्ग ने। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
डेल्टा रिप्रेजेंट्स द अनसर्टेनिटी, एक्स यानी ये शो करता है पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इनटू डेल्टा, again it is showing uncertainty, into p it is showing the uncertainty in momentum is always constant, which is multiplication of h by 4 pi, where h is Planck constant, ये तो मालूम ही। और ये क्या है, पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू को मालूम है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। इसका मतलब क्या है कि अगर डेल्टा x की वैल्यू ड्रॉप करेगी तो डेल्टा पी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ताकि जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो या फिक्स्ड हो, जैसे समझना, जिसकी वैल्यू h, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डिवाइड बाय फिक्स्ड वैल्यू, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट होगा। यानी अगर आप इसकी वैल्यू ड्रॉप कर रही है, यानी जब ड्रॉप करेगा तो इसका मतलब क्या है, यू आर श्योर अबाउट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर किसी भी पार्टिकल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, जो डुअल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो यू आर अनश्योर अबाउट इट्स मोमेंटम। और दूसरा अगर कंडीशन लो कि अगर इसकी वैल्यू को आप डिक्रीज कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका मतलब है कि इफ़ यू आर श्योर अबाउट मोमेंटम देन यू आर अनश्योर अबाउट पार्टिकल्स पोजीशन, कि ये किस पोजीशन पे है। होप सो ये समझा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो होप सो कि ये वीडियो आपको वो हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।